हेलो फ्रेंड्स, हमने अपनी जो लास्ट वीडियो थी उस लास्ट वीडियो में हमने 3 मेथड एक्सप्लेन किए थे आपके सामने। एक रैंडम सैंपलिंग, एक डेलिब्रेट सैंपलिंग और एक मिक्स सैंपलिंग। आज हम आपको रैंडम सैंपलिंग के जो पार्ट हैं, 2 पार्ट और हैं, उनको एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ एक फोर्थ जो मेथड है उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। रैंडम सैंपलिंग के 2 पार्ट अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक को हम बोलते हैं कोटा सैंपलिंग, और दूसरा है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। बहुत सिंपल से हैं, कोई बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। कोटा सैंपलिंग क्या होता है? कोटा सैंपलिंग, कोटा का मतलब है क्वांटिटी, मतलब साइज ऑफ सैंपल। तो कोटा सैंपलिंग क्या कहता है आपको कि आपका जो यूनिवर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको साइज डिसाइड कर लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो आपका टोटल यूनिवर्स है, टोटल साइज ऑफ पॉपुलेशन है, उसमें से आपको साइज डिसाइड कर लेना है कि आपको कितना सैंपल चाहिए अपना रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए। आप कहोगे इसका क्या मतलब है? देखिए, आप और हम सब लोग जब भी कभी ब्लड टेस्टिंग के लिए जाते हैं लैब के पास, तो कभी तो वो देखता है कि एक सिंगल ड्रॉप से भी वो टेस्टिफाइड कर लेता है कि भाई क्या डिजीज है, क्या पोजीशन है, और कभी कभी उसको थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड चाहिए। दैट मीन्स कोटा, क्वांटिटी, कि आपने जो रिजल्ट ड्रॉ करना है फ्रॉम द यूनिवर्स, वो रिजल्ट के लिए आपको कितना बड़ा सैंपल साइज चाहिए। दैट सैंपल साइज डिसाइडेड बाय द कोटा सैंपलिंग, and then after the decision of quota sampling you will set a percentage value कि भाई मुझे तो ये इतना बड़ा सैंपल, इसमें से 5% सैंपल निकालना है, 1% निकालना है, 0.1% निकालना है। तो वो साइज आपको डिसाइड करना है। इसी को हम बोलते हैं कोटा सैंपलिंग। कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। कोटा सैंपलिंग जस्ट डिफाइन द साइज ऑफ सैंपल, कि सैंपल का साइज कितना बड़ा होगा। उसके बाद आइए सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक का मतलब है क्रमबद्ध तरीके से, एक तरीके से कोई चीजों को एडजस्ट कर लेना, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। क्या क्या प्रोसेसिंग होगा इसका सिस्टमैटिक सैंपलिंग का, मैं एक बार स्टेप टू स्टेप आपको बता देता हूं कि कौन कौन से इसके स्टेप होंगे। सबसे पहला होगा यही कोटा सेट करना। सबसे पहला स्टेप सिस्टमैटिक सैंपलिंग का भी कोटा सेट करना ही है, मतलब साइज ऑफ सैंपल आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको भैया कितना बड़ा साइज चाहिए, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। साइज आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद अब आप क्या करेंगे? उसके बाद एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करेंगे कि जितनी भी यूनिट है यूनिवर्स की, उन सभी यूनिट को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। जैसे मुझे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ऑब्जर्वेशन करना है, उनको सर्च करना है, उनके ऊपर हमें टेस्टिफाई करना है। लेट देयर आर 50 स्टूडेंट इन द क्लास, कि मान लीजिए क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और मुझे 50 स्टूडेंट्स में से 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। कोटा डिसाइड कर दिया, आई वांट 5 आउट ऑफ 50, कि मुझे 5 स्टूडेंट निकालने हैं 50 में से। साइज ऑफ सैंपल डिसाइड कर दिया कि यूनिवर्स का साइज 50 यूनिट है, उसमें से मेरे को 5 यूनिट ड्रॉ करना है, निकालना है, सेलेक्ट करना है, कलेक्ट करना है, जिसके बेस पर मैं स्टडी करूंगा और रिजल्ट
निकालूंगा यूनिवर्स के बारे में। उसके बाद मैंने क्या करना है, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना है, यानी 50 यूनिट को एक सीरियल नंबर अलॉट कर देना है, एक ऑर्डर नंबर अलॉट कर देना है 50 स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो 50 स्टूडेंट्स को अलॉट करेंगे या उनको सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज कर लेंगे, लाइन से खड़ा कर लेंगे, जैसे भी आप उसी समझो उसको अरेंज करना। तो मैं यहां अरेंज कर रहा हूं, देखिए बोर्ड पर कि मेरे पास जो 50 स्टूडेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 एंड 50। तो देखिए मैंने आपके सामने क्या किया, इनको अरेंज कर दिया, इनको एक सीरियल से अरेंज कर दिया है 50 के 50 स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब कोटा सैंपलिंग क्या कहता है, हमने सेट डिसाइड कर दिया 5 स्टूडेंट को हमें सिलेक्ट करना है, इनमें से टोटल 50 में से 5 बच्चों को हमें निकालना है स्टडी के लिए। अब कौन से 5 बच्चे निकालेंगे वो हमें अब देखना है। नाउ सेट nth number of item सेट nth नंबर ऑफ आइटम, यानी कौन सा नंबर सेलेक्ट किया जाएगा वो हमें सेट करना है। तो कैसे करेंगे भैया, टोटल यूनिवर्स को हम टोटल सेट ऑफ कोटा से डिफाइन करेंगे। 50 डिवाइड बाई 5 वी गेट 10th number of item, means the student arranged at 10th number we will select for study, कि 10th नंबर पर सिलेक्ट करेंगे। अब 10th नंबर कहां से स्टार्ट करेंगे ये भी हमें डिसाइड करना है। ऐसा नहीं कि ये 10 निकाल लिया, ये 20 निकाल लिया, ये 30 निकाल लिया, ये 40 निकाल लिया, ये 50 ऐसे निकालना, ऐसे नहीं निकालना, क्योंकि ऐसे निकालेंगे तो फिर हम हो सकता है कि इसमें पार्शलिटी कर दे, क्योंकि हमें पता है कि 5 स्टूडेंट्स को निकालना है, तो 50 को 5 से डिवाइड किया, हमें पता ऑलरेडी 10th नंबर पे निकलेगा, तो 10th नंबर पे हम अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं। ऐसे नहीं करना, क्योंकि हमने कहा ये रैंडम सैंपलिंग के पार्ट है, तो रैंडम के हिसाब से क्या करेंगे। नाउ सेलेक्ट 1 नंबर, रैंडमली, कि आउट ऑफ 150 1 to 50 1 नंबर वी विल सेलेक्ट रैंडमली। कोई भी एक नंबर हम सेलेक्ट करेंगे रैंडमली, तो किसी भी अननोन जो इस सीरीज से अननोन है या जिसको नहीं पता कि स्टूडेंट्स क्या है, किसकी क्या कैपेसिटी है, क्या फीचर है, इसमें से कोई एक नंबर हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे। लेट वी सेलेक्ट नंबर 13 रैंडमली, कि हमने 13 नंबर को रैंडमली सेलेक्ट कर दिया। अब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट मेथड क्या कहता है, nth नंबर ऑफ आइटम एवरी 10th नंबर, यानी 13 के बाद एवरी 10th नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप समझ में कैसे किया मैंने, कि जो 13 हमने सिलेक्ट किया था रैंडमली, उसके बाद हमने हर 10वें नंबर पे जो वैल्यू है, 10th नंबर पे जो वैल्यू, उसको हमें सिलेक्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से हम सिलेक्ट करते जाएंगे, तो हमारे पास देखिए 5 वैल्यू आ जाएंगी। इधर से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये वैल्यू ऑटोमेटिक 10th नंबर पे आ जाएगी। अब
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए हमने आइटम को सिलेक्ट कर लिया। इस तरीके से सिस्टमेटिक सैंपलिंग वर्क करता है। अब इस सैंपल को हम स्टडी करेंगे और स्टडी करके जो रिजल्ट आएगा उसको कंप्लीट यूनिवर्स पर अप्लाई करेंगे। दिस इज अ सिस्टमेटिक सैंपलिंग। उसके बाद आइए हमारा जो एक मेथड है, उम्मीद है ये सारा समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने एग्जांपल से आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। अब हम चलते हैं, एक लास्ट मेथड और है हमारे पास, कॉन्वीनियंस सैंपलिंग। ठीक है, तो उस कॉन्वीनियंस सैंपलिंग को और आपको एक बार बता देते हैं कि क्या है ये मेथड। तो कॉन्वीनियंस सैंपलिंग, और देखिए एक बार, कॉन्वीनियंस का मतलब है सुविधाजनक। मेथड नंबर 4 हम अलग से डाल लेते हैं। कॉन्वीनियंस सैंपलिंग। कॉन्वीनियंस सैंपलिंग, सुविधानुसार सैंपलिंग करना, जरूरत के हिसाब से सैंपलिंग करना। देखिए कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हम रैंडम सिलेक्ट नहीं कर सकते वैल्यू को, क्योंकि रैंडम सिलेक्ट करने के लिए हमें लॉटरी सिस्टम का रैंडम नंबर का यूज करना पड़ेगा। तो पॉसिबल नहीं होता कि हम रैंडम नंबर का यूज करें। जैसे हमें इन्वेस्टिगेशन करना है कि एक बस और एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, हमें इन्वेस्टिगेट करना उस चीज को, बस और ट्रक का इन्वेस्टिगेशन करना है। उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो टक्कर खा के बिल्कुल डैमेजेस हो गए हैं, काफी सारे लोग इंजर्ड हो गए हैं, वहां एक बड़ी क्राउडिंग, वहां 100-150 लोग वहां इकट्ठे हो गए हैं। हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, हमें पता करना है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसकी गलती थी, न्यूज तैयार करनी है उसके ऊपर, रिपोर्ट तैयार करनी है। वहां जितने क्राउडिंग में लोग खड़े हैं हम उन पर रैंडम सैंपलिंग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम उन लोगों की लॉटरी नहीं बना सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कौन क्या है। दूसरा, हम वहां पर डेलिब्रेट सैंपलिंग भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डेलिब्रेट सैंपलिंग क्या कहती है, इन्वेस्टिगेटर मस्ट टू नो अबाउट द फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्स। हमें नहीं पता कि भीड़ क्या है, भीड़ का कोई साइज नहीं होता, लोग आ रहे हैं उसमें इकट्ठे हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं तमाशा, उसके बाद वापस जा रहे हैं, वहां भी वो यूज नहीं हो सकता। और क्योंकि ये दोनों यूज नहीं हो सकते तो मिक्स सैंपलिंग भी यूज नहीं हो सकता, कोटा सैंपलिंग भी यूज नहीं हो सकता, उनको हम सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज नहीं कर सकते। तो फिर भैया हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कॉन्वीनियंस, सुविधाजनक, कि जैसे भी हो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, जैसे आपने न्यूज रिपोर्टर देखे होंगे ना, वो कॉन्वीनियंस सैंपलिंग का यूज कर लेते हैं इस पोजीशन में। तो वो क्या करते हैं, माइक लेके जो भी सामने आए उसी से पूछते, तो भैया आपने देखा कैसे हुआ ये एक्सीडेंट, उसकी बात सुनी, रिकॉर्ड हो गई। फिर किसी और बंदे पर अलग अलग लोकेशन पे जो लोग खड़े हैं उनसे जाकर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। दैट इज नॉन कॉन्वीनियंस सैंपलिंग। इसके लिए कोई एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल मेथड है, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होती, लेकिन जो इंफॉर्मेशन आएगी वो करेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा है और भीड़ से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, तो जरूर नहीं कि वो सही हो, वो राइट हो, उस पर हम फेथ कर सके, रिलायबल हो, ये जरूरी नहीं। तो देखिए मैंने आपको ये सारे मेथड आपको बता दिए। क्या क्या हमने पढ़ा मैं फिर एक बार आपको बता देता हूं। हमने सैंपल का मीनिंग पढ़ा, यूनिवर्स का मीनिंग पढ़ा, सैंपल मेथड पढ़ा, सेंसस मेथड पढ़ा, उनकी मेरिट, डिमेरिट, सूटेबिलिटी हमने उसको स्टडी कर लिया। उसके बाद इनका कंपैरिजन हमने किया कि सैंपल और सेंसस मेथड का कंपैरिजन क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमने सैंपल मेथड को उसके डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़े कि सैंपलिंग हमें करनी है तो कैसे कैसे करें। रैंडम सैंपलिंग ऊपर लिखा हुआ है, उसके बाद डेलिब्रेट सैंपलिंग लिखा हुआ है, उधर मिक्स सैंपलिंग लिखा हुआ है। फिर हमने सिस्टमेटिक जो रैंडम सैंपलिंग के 2 पार्ट हमने बताए, कोटा सैंपलिंग मैंने बताया, सिस्टमेटिक सैंपलिंग मैंने बताया। उसके बाद एक और नया जो पार्ट मैंने बताया, कॉन्वीनियंस सैंपलिंग। कुछ बुक्स में हो सकता है कि अलग से मेथड दिए गए हों, लेकिन ये है तो रैंडम सैंपलिंग के ही पार्ट, तो वहां से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। अब जो हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं उसमें क्या खास बात होनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है साइंस, क्योंकि हमें देखना है। सबसे पहला है पर्याप्त, यानी एडुकेसी, कि जो आप सैंपल सेलेक्ट करें, द सैंपल विच वी सेलेक्ट दैट शुड बी एडिक्वेट साइज, मीन्स वी कैन ड्रॉ रिजल्ट फ्रॉम द सैंपल।
यानी इतना बड़ा साइज हो कि उससे हम रिजल्ट निकाल सके, ये जरूरी है। सैंपल साइज हमें डिसाइड करना है तो वो बिल्कुल सही होना चाहिए, पहली बात, ठीक है, जो हमें देखना है। सेकेंड, द सैंपल यूनिट्स, जो हमने यूनिट सैंपल में निकाली है, सैंपल यूनिट मस्ट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्स, मीन्स द सैंपल मस्ट कंटेन ऑल द फीचर्स ऑफ यूनिवर्स, द यूनिवर्स विच हैव, यूनिवर्स के पास जितने भी फीचर हैं वो सारी फीचर सैंपल में आनी चाहिए, तभी तो हम सैंपल को स्टडी करेंगे, उससे रिजल्ट निकालेंगे और वो यूनिवर्स पर अप्लाई करेंगे तो सही होगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। तो हमें ये दूसरी फीचर हमें ध्यान रखनी है। पहली फीचर एडिक्वेसी का है, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम बोलते हैं लीडर ऑफ यूनिवर्स, सैंपल जो है वो लीडर होना चाहिए यूनिवर्स का, उसका मतलब सारी उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तीसरा इंडिपेंडेंट, कि जितने भी हम सैंपल निकालें यूनिवर्स में वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। जैसे मानो हमने एक सैंपल निकाल के टेस्ट कर लिया, उसके बाद दूसरा सैंपल निकाल के टेस्ट कर लिया, तो वो दोनों कोरिलेट नहीं होने चाहिए आपस में, तभी रिजल्ट सही निकलेगा, तभी रीटेस्टिफाई हम कर पाएंगे। दूसरा, सैंपल की डिफरेंट आइटम्स जो है वो भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए आपस में, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए उनकी फीचर्स, तो सैंपल का सिलेक्शन सही होगा, अदरवाइज गलत होगा, ठीक है। चौथा, एक्सपर्टाइज, कि जो सैंपल सेलेक्ट करने वाला व्यक्ति वो एक्सपर्ट होना चाहिए। अनएक्सपर्ट कैन सेलेक्ट अनहेल्दी सैंपल। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है, आपको ध्यान रखना है। रिक्वायरमेंट और नेसेसिटी ऑफ द सैंपल्स, ये मैंने आपको बताई है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक था कलेक्शन ऑफ डेटा, इसके दो पार्ट थे, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा और सैंपल और सेंसस मेथड, दोनों हमने कंप्लीट कर दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में ना आए तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक को प्लीज एक बार रिपीट करके बता दीजिए, हम आपको रिपीट कर देंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको हेल्दी इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, ताकि आप अच्छे से उसको समझ सकें और इकोनॉमिक्स का फियर आपसे निकल सके। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा होगा, क्योंकि स्टेप्स है स्टैटिस्टिक्स के। सबसे पहला स्टेप होता है कलेक्शन, उसके बाद ऑर्गेनाइज, उसके बाद क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइज कर दिया, क्लासिफाई कर लिया, उसके बाद होता है प्रेजेंटेशन, उसके बाद होता है एनालिसिस, उसके बाद होता है इंटरप्रिटेशन। तो स्टेप्स हमें पढ़ने हैं। तो पहले हमने स्टेप क्लियर कंप्लीट कर लिया कलेक्शन, और उसके बाद हम सेकंड स्टेप में चलेंगे ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।